गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 1 जुलाई और आज के इस सेशन में 1 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। चांद पर फिर से जाने की ओर नासा का पहला कदम, लॉन्च किया कैपस्टोन अंतरिक्ष यान, बनेगा नया रिकॉर्ड। भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली यानी कि पद्मा का किया शुभारंभ। इथोपिया में आयोजित किया गया चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन विकास सम्मेलन। ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता बरिंदर सिंह का हुआ निधन। डीआरडीओ ने किया स्वदेश निर्मित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण। उद्धव ठाकरे कैबिनेट का बड़ा फैसला, औरंगाबाद का नया नाम होगा संभाजी नगर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। वन हेल्थ पायलट पहल का बेंगलोर में किया गया शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन। विश्व कप विजेता कप्तान इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल की क्लास का क्विक रिवीजन। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने पर अपनी सहमति दे दी गई है तुर्की के द्वारा। तुर्की का नया नाम कर दिया गया है तुर्की, याद रखेंगे। गैबोन और किस देश को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। तो टोगो और गैबोन ये दोनों राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल हो गए हैं। अब फ्रेंड जो राष्ट्रमंडल देशों के समूह की जो संख्या है ना वो 56 हो गई है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। फ्रेंड राजस्थान के सीकर से काफ़ी मात्रा में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाते हैं 29 जून को। केंद्र के फैसले के अनुरूप किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश ने। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है 1 जुलाई यानी कि आज से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा केंद्र के द्वारा। किसने इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। तो फ्रेंड्स ये रिपोर्ट पहली बार नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। किस देश ने जुजलाना नामक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो ईरान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद जलूद। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी यानी कि रिलायंस जियो के नए चेयरमैन होंगे आकाश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। नासा के शोधकर्ताओं ने किस देश से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि कैपस्टोन अंतरिक्ष यान किससे रिलेटेड है, चंद्रमा से रिलेटेड है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो नासा के द्वारा किया गया है। नासा क्या है, तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर नासा की कैपिटल यानी कि वाशिंगटन डीसी में है। इतनी जानकारी याद रखनी है फ्रेंड्स। इसे जो लॉन्च किया गया है यानी कि जो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान है ना इसे लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड से। कहाँ से लॉन्च किया गया है, न्यूजीलैंड से। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल से कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले आप सभी इसकी लॉन्चिंग देख सकते हैं पिक में। कुछ इस प्रकार से इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है। आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसे जो लॉन्च किया गया है ना वो न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप से लॉन्च किया गया है। कैपस्टोन एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का अंतरिक्ष यान है।
आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि चर्चा में रहा कैपस्टोन क्या है, तो याद रखेंगे ये एक अंतरिक्ष यान है। किससे रिलेटेड है? चंद्रमा से रिलेटेड है। संबंध किससे है? नासा से है, और नासा के द्वारा इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा की कक्षा का अध्ययन करना है। फ्रेंड्स, किसकी कक्षा का अध्ययन करेगा? तो ये चंद्रमा की कक्षा का अध्ययन करेगा। कुछ इस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं। मान लीजिए ये बीच में चंद्रमा है और ये इसके घूम के चारों ओर क्या करेगा? इसका अध्ययन करेगा। अब इसका अध्ययन नासा द्वारा क्यों किया जा रहा है, तो आइए डिस्कस करते हैं। जो कि लूनर गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उपयुक्त होगा। फ्रेंड, जो लूनर गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन है ना, ये नासा द्वारा लॉन्च किया जाना है 2024 में। कब किया जाना है? 2024 में। लूनर गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन कक्षाओं में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जहां वे चंद्रमा की सतह पर जाने से पहले या बाद में रुक सकते हैं। फ्रेंड, जो लूनर गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन है ना, ये किसके लिए बनाया जाएगा? तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इसे बनाया जाएगा कि वो चंद्रमा का अध्ययन करने से पहले यहाँ रुक सकते हैं और बाद में भी यहाँ रुक सकते हैं। किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो नासा के द्वारा बनाया जाएगा। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की है। चलिए आगे अन्य ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि नासा के द्वारा हाल ही में एक मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था। वो कहाँ से किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से किया गया था। कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता दूं कि क्वाड की जो अगली बैठक होने वाली है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में ही होने वाली है। साथ ही में आप सभी को याद होगा, इसरो यानी कि भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इसने GSAT-24 नामक एक सैटेलाइट लॉन्च की थी। कहाँ से लॉन्च की थी? तो इसे इंडिया से लॉन्च नहीं किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुआना से। चीन के बारे में भी याद रख सकते हैं कि चीन ने हाल ही में चंद्रमा का एक नया मानचित्र जारी किया है। किसने जारी किया है? चीन ने एक नया मानचित्र जारी किया है। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि चीन के ही रोवर ने चंद्रमा पर 2 कांच के गोलों की खोज की थी और पानी की भी खोज की थी। किसने? चीन के द्वारा ये खोज की गई थी। कहाँ पर? चंद्रमा पर खोज की गई थी। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड कहाँ पर है। फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा साइड से, ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की लोकेशन आप सभी याद रखेंगे, यहीं से लॉन्च किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं नासा के बारे में। तो नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद आया, DRDO की स्थापना कब की गई थी? DRDO की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में ही की गई थी, याद रखेंगे। जबकि इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी। ठीक है। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो वाशिंगटन DC है, ये किस नदी के किनारे है? ठीक है, कई बार हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, याद भी होगा आप लोगों को। नासा के जो प्रशासक हैं वो विल नेल्सन है। क्रू थर्ड मिशन जो कि नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर लॉन्च किया था। फिर जो स्पेस एक्स है ना, इसके मालिक कौन है? तो एलन मस्क हैं, जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को खरीदा है, और एलन मस्क ही टेस्ला कंपनी के CEO हैं। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में पहले चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये पहली बार है जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन सम्मेलन हुआ है इथोपिया में। इथोपिया कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में ही है, अफ्रीका महाद्वीप में है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही पार्ट है, याद रखेंगे। और ये पहली बार, तो किससे रिलेटेड है ये जो आयोजन किया गया है सम्मेलन का? तो ये शांति, शासन और विकास से रिलेटेड है, जो किसने आयोजित किया है? चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के द्वारा आयोजित किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इथोपिया में आयोजित सम्मेलन में हॉर्न के निम्नलिखित देशों जैसे कि केन्या,
जिबूती, इथोपिया, सूडान, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और युगांडा के विदेश मंत्रालयों की भागीदारी देखी गई। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है। अभी मैप में समझेंगे हम लोग इसके बारे में। अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया के देशों वाले क्षेत्र को दर्शाता है। आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय भाग। ये आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला जो आपको एरिया दिखाई देगा ना, ये एक सींग की तरह निकला हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका नाम दिया गया है। कौन कौन से देश आते हैं ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इथोपिया आता है, सोमालिया आता है, जिबूती आता है और इरिट्रिया आता है। साथ ही में कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था नीली नील नदी के बारे में। तो फ्रेंड जो नीली नील नदी है ना वो कहाँ से निकलती है, तो यहाँ इथोपिया में एक झील है जिसका नाम है ताना झील। ताना झील से निकलती है नीली नील नदी। कौन सी नील नदी निकलती है, नीली नील नदी निकलती है ताना झील से। और सफ़ेद नील नदी निकलती है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से निकलती है सफ़ेद नील नदी। अब जैसे यहाँ से सफ़ेद नील नदी जाती है और यहाँ से आती है नीली नील नदी, दोनों मिल जाती हैं खार्तुम में। अब खार्तुम में जब ये दोनों मिलती हैं तो आगे जाकर यही नदी बन जाती है नील नदी, जो कि अपना जल कहाँ गिराती है, भूमध्य सागर में गिराती है। साथ ही याद रखेंगे कि मिस्र यानी कि इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब एक बार अन्य ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है, इथोपिया में किया गया है। जापान का आप सभी को याद होगा कि जापान में हाल ही में क्वाड की बैठक हुई थी, अगली ऑस्ट्रेलिया में होनी है। ब्रिक्स देशों का जो हाल ही में सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ है तो उसकी अध्यक्षता की गई थी चीन के राष्ट्रपति यानी कि शी जिनपिंग के द्वारा, ठीक है। जर्मनी के बारे में याद रख सकते हैं कि G7 जिसमें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, तो G7 जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, जर्मनी में हुआ है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप सभी याद रखेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं। अपनी मुख्य भूमि के बाहर चीन का पहला एकमात्र सैन्य अड्डा कहाँ पर है, तो ये है जिबूती में। जिबूती कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। वन बेल्ट वन रोड पहल किसकी है, तो ये चाइना की है। किस देश ने फुजियान नाम से अपना तीसरा विमान वाहक पोत हाल ही में लॉन्च किया था, चाइना के द्वारा किया गया था। ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता की गई है चाइना के द्वारा, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो ब्रिक्स है ना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो फ्रेंड जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ से किया गया है, तो महाराष्ट्र में किया गया है अहमदनगर में के रेंज से, ठीक है। और किससे किया है, तो अर्जुन युद्ध टैंक है, इससे किया गया है इसका सफल परीक्षण। डीआरडीओ के बारे में याद रख लेंगे तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो जी सतीश रेड्डी है। तो इतनी जानकारी आप सभी को डीआरडीओ के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो फ्रेंड जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला है ना उसका नाम बदलकर कर दिया गया है संभाजी नगर। क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। साथ ही मैं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ही उस्मानाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है धाराशिव। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है DY पाटिल एयरपोर्ट। ये तीनों नाम कहाँ पर बदले गए हैं, तो महाराष्ट्र में बदले गए हैं। साथ ही में एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो महाराष्ट्र के सीएम है ना उद्धव ठाकरे, इन्होंने अपने पद से यानी कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। संभाजी मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे जिनके नाम पर पार्टी का भी नाम रखा गया है। आगे डिस्कस करेंगे हाल ही में बदले गए नाम।
कर्नाटक के शिवमोगा में बनने वाले हवाई अड्डे का नाम क्या रखा जाएगा? तो पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि बीएस येदियुरप्पा के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है कमलापति रेलवे स्टेशन। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कर दिया गया है कमलम। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर कर दिया गया है अटल सुरंग। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि अटल सुरंग किस राज्य में है? कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, आंसर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन यानी कि पद्मा का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड जी, उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, याद रखेंगे। अब ये किसके वेतनों से रिलेटेड है? वेतन भत्तों से। तो ये रिलेटेड है भारतीय तटरक्षक बल के वेतन भत्तों से, ताकि उन लोगों को टाइम पर वेतन मिल सके, इसलिए ये लॉन्च किया गया है पेरोल ऑटोमेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पद्मा। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद आ रहा होगा कि पद्मा पुल, याद आया कुछ? पद्मा पुल जिसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? बांग्लादेश में। उद्घाटन किसने किया? बांग्लादेश की सीएम यानी कि शेख हसीना के द्वारा किया गया। किस नदी पर बनाया गया है? पद्मा नदी पर बनाया गया है। पद्मा किस नदी का नाम है? तो गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे कहा जाता है पद्मा, और इसी पर बना है पद्मा पुल। ठीक है। साथ ही में जो पद्मा नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने वाला ये एक स्वचालित मंच है जो लगभग 15,000 भारतीय तटरक्षक कर्मियों को वेतन और भत्तों का निर्बाध एवं समय पर वितरण सुनिश्चित करेगा। याद रखेंगे, वेतन भत्तों से रिलेटेड है, ताकि जो भारतीय तटरक्षक बल में जो लोग शामिल हैं उन्हें टाइम से वेतन मिल सके। तो इतनी जानकारी आप सभी को इसके बारे में याद रखनी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। स्थापना 1 फरवरी 1977 में की गई थी। महानिदेशक वर्तमान में बीरेन्द्र सिंह पठानिया है, और ये किसके मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक और विश्व कप पदक विजेता टीम का हिस्सा रहे बरिंदर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड, जो बरिंदर सिंह है ये आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक और विश्व कप विजेता यानी कि पदक जीता हुआ है इन्होंने। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है हॉकी से। इन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप सभी याद रखेंगे कि 1975 में कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया में पुरुष हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का ये हिस्सा थे। भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक कब जीता था? 1975 में जीता था हॉकी टीम ने। कहाँ जीता था? कुआलालंपुर, मलेशिया में। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम, और एम्स्टर्डम में 1973 में विश्व कप में रजत पदक जीतने वाली टीम का भी ये हिस्सा थे। 2007 में बरिंदर को प्रतिष्ठित यानी कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इतनी जानकारी आप सभी को इनके बारे में याद रखनी है। साथ ही में एक पॉइंट और बता दूं, यहाँ पर याद होगा आप सभी को, हाल ही में जो संपन्न हुए थे टोक्यो ओलंपिक, उसमें पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने कोई मेडल जीता था, किसमें? ओलंपिक में। ठीक है। चलिए, हाल ही में ये 2 निधन और हुए हैं जो कि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रसिद्ध गीतकार चौबालूर कृष्णन कुट्टी का निधन हो गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। बिजनेस टाइकून पोलोनजी मिस्त्री का हाल ही में निधन हो गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया है? तो फ्रेंड्स, ये सूचकांक पहली बार जारी किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अच्छा, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि सूचकांक में क्या दिया गया है। तो ये सूचकांक में जो सबसे ऊपर रहा है ना, वो राजस्थान का सीकर, झुंझुनू और जयपुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह व्यापक विश्लेषण के लिए एक सूचकांक बनाकर जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के
प्रदर्शन का आकलन करता है? किससे रिलेटेड? जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली से ये रिलेटेड है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य सूचकांक के बारे में जो कि हाल ही में न्यूज में बने रहे थे। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 रिपोर्ट में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शीर्ष शहर कौन सा है? तो वियना है। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया में पहला स्थान मिला है। वर्ष 2022 के लिए वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 6 स्थान की छलांग लगाकर 37वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो फ्रेंड, जो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है ना, इसे शुरू किया गया है बेंगलोर कर्नाटक में। तो अब इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण के माध्यम से पशुधन स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, वन्यजीव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस राज्य में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और इनके द्वारा जो हनी टेस्टिंग लैब है ना, हनी यानी कि शहद का टेस्ट करने के लिए जो लैब बनाई गई है वो बनाई गई है नागालैंड में। याद रखेंगे कहाँ पर बनाई गई है? नागालैंड में बनाई गई है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जान सकते हैं। उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। किस राज्य के कलोल में दुनिया का पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? गुजरात के कलोल में। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल संन्यास की घोषणा कर दी है? तो फ्रेंड्स, ये खिलाड़ी थे इंग्लैंड के। साथ ही में आप सभी को याद होगा कि हाल ही में भारत की ये टीम यानी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम है ना, उसकी जो कप्तान रही हैं मिताली राज, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि जो इयोन मॉर्गन है, इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें ये कप्तान रहे हैं और इंग्लैंड ने पहली बार जीता था। अच्छा, 2023 में वर्ल्ड कप कहाँ पर होने वाला है? पूछा जा सकता है आपसे। तो याद रखेंगे इंडिया में होने वाला है 2023 में वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। कौन सा आर्टिकल समता के अधिकार का प्रावधान करता है? आर्टिकल 14। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? लॉर्ड रिपन ने। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? नवपाषाण काल में। पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील स्थित है? बोलिविया। कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? शिकाकू। किस देश में स्थित जावा द्वीप को देश का हृदय स्थल कहा जाता है? इंडोनेशिया। कौन सी झील विश्व की सबसे गहरी झील है? बेकाल झील है, जो कि कहाँ पर है? रसिया में है। भारत के लिए इंडिया शब्द का सबसे पहले किस भाषा में उल्लेख किया गया था? ग्रीक भाषा में। कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया था? आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं दैनिक गति के कारण। अगुलाश की धारा किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है?
प्राचीन भारत में बकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।